हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सुमित भंडारी एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा सेट थ्योरी 11th का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला सेशन है आज। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाई डू वी नीड द कंसेप्ट ऑफ सेट्स। हमको सेट की जरूरत क्यों पड़ी, सेट्स नाम के कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है, सेट्स आर यूज्ड टू स्टडी द कांसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है और उस पे बेस्ड हम कैलकुलस भी देखेंगे। 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th का पहला चैप्टर भी यही है। तो अगर आपको रिलेशन और फंक्शन समझना है तो आपको सेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। बिना सेट का कंसेप्ट क्लियर करे आप रिलेशन फंक्शन अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। दूसरी चीज यहां पर यह देखने को मिलती है कि ज्योमेट्री, सीक्वेंस मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब हो गया। प्रोबेबिलिटी हो गया। इस टाइप के सब्जेक्ट्स, इस टाइप के जो टॉपिक्स है उनमें भी सेट का नॉलेज यूज होता है। तो हमको ये दो कारण है जिसकी वजह से हम कंसेप्ट ऑफ सेट अभी देख रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पे कि सेट्स का मतलब क्या होता है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कलेक्शंस की बात करते हैं। जैसे हम पैक ऑफ कार्ड्स की बात करते हैं, ताश के पत्तों का जो एक का पैक होता है जो 52 पत्तों का, दैट इज ऑल्सो अ कलेक्शन। क्राउड ऑफ पीपल, लोग, बहुत सारे भीड़ में लोग जमा हो जाते हैं, वो भी एक टाइप का कलेक्शन है। क्रिकेट टीम ऑल्सो नेम ऑफ अ कलेक्शन। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कलेक्शंस की बात करते हैं, एक जैसी चीजों के ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में भी हम इसी टाइप के जो डिफरेंट काइंड्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, उनके जो ग्रुप्स होते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे पॉइंट, नंबर, लाइन, प्लेन्स, ट्रायंगल, सर्कल, इस टाइप की चीजें हो गई। तो जनरली हम क्या करते हैं, इस टाइप के ग्रुप्स की मैथ्स में बात करते हैं। तो अब सेट के बारे में समझ लेते हैं कि सेट होता क्या है। तो जनरली ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी आर कलेक्टेड इनटू सेट्स। ये TO2 है, कलेक्टेड इनटू सेट। कहने का मतलब जो चीजें कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करती हैं, मतलब जैसे ये कार्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो कार्ड मतलब सारे कार्ड एक जैसे ही होते हैं, बस उनमें सबका मतलब प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। लोग हो गए तो लोग भी बने तो इंसान ही है, लोग तो सारे इंसान ही है, वो भी एक टाइप की प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं। क्रिकेट टीम, जो क्रिकेटर्स है सिर्फ वही आएंगे, वो भी एक टाइप की प्रॉपर्टी है कि वो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी आर कलेक्टेड इन सेट्स। हम सेट में क्या लेते हैं, जिन चीजों की कॉमन प्रॉपर्टी होती है उनका कलेक्शन सेट कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे कि कई बार आप फोटोकॉपी कराने भी जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि भैया इसके 4 सेट कर देना या इसके 2 सेट कर देना। व्हाट डू मीन बाय सेट ओवर देयर, कि आप उसी एक जैसे बंच को 4 बार फोटोकॉपी करवाते हैं या 4 अलग अलग उसके पीसेस बनवाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हम सेट में कलेक्ट करते हैं, जो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तो पहली बात तो हमने ये समझी कि जो एक जैसी चीजों का ग्रुप होता है हम उसको सेट कहते हैं, ठीक है, या सेट में हम एक जैसी चीजों का कलेक्शन रखते हैं। दूसरी बात, वो जो चीजें हैं जो किसी सेट के अंदर आ रही हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं उस सेट का। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सारे नेचुरल नंबर्स इस सेट के अंदर आएंगे। सेट ऑफ ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल इस सेट के अंदर आएंगे, चाहे वो कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो सारे प्राइम नंबर्स। और देखिए, सारे प्राइम नंबर्स मतलब अगर कोई नंबर प्राइम है मतलब वो प्राइम नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर रहा है। तो सारे प्राइम नंबर्स क्या हो गए, एक कलेक्शन मिलके बन गया, हमने उसको कह दिया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेट्स हैं। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। A set is a collection of well-defined objects, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो member of set is clearly identifiable। ये बहुत इजी मगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक डेफिनेशन है। क्यों है ऐसा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसा कि अभी कहा कि जितनी सिंपल ये डेफिनेशन दिख रही है उतनी सिंपल ये है नहीं, अगर आप नहीं समझते हैं तो। यहां पे क्लाइमेक्स है। क्या क्लाइमेक्स है देखते हैं। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स
या ये क्लियरली आइडेंटिफिएबल, इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं डेफिनेशन के अंदर, यहीं पर प्ले है। तो इसको हम एक एक्सरसाइज की हेल्प से समझते हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई वेदर गिवन कलेक्शंस आर सेट्स और नॉट। आपको बताना है कि ये सेट है कि नहीं, ये जो कलेक्शंस मैंने यहाँ पे 7 दिए हुए हैं ये सेट्स हैं या नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, सबसे पहली बात, कलेक्शन ऑफ टॉप 3 क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। टॉप 3 क्रिकेट प्लेयर्स जो इस दुनिया में टॉप 3 क्रिकेटर है उनका कलेक्शन, क्या आप कलेक्शन बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? देखिए, हो सकता है मेरे लिए ये टॉप 3 क्रिकेटर्स कोई और हो, आपने किसी और पर्सन से पूछा, पर्सन ए से पूछा, उसने कोई और 3 नाम लिए, बी से पूछा, उसने कोई और 3 नाम लिए, मतलब जितने लोग उतनी बातें। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है, यहाँ पर जिनको जो अच्छे लगते हैं वो उनका नाम लेंगे। तो यहाँ पे हर आदमी एक आंसर नहीं दे रहा, सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। इसी का मतलब है आइडेंटिफिएबल नहीं है या वेल डिफाइंड नहीं है। तो टॉप 3 प्लेयर्स जो है, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो उनका कलेक्शन सेट के अंदर नहीं आएगा। अगली चीज, अगला पॉइंट आता है, तो ये सेट नहीं है, ठीक है, ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ टॉप 3 सोशल मीडिया रेटेड क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, बात यही है, लेकिन यहां पर एक वर्ड लग गया है, सोशल मीडिया रेटेड। सोशल मीडिया रेटेड का मतलब है, अब आप क्या करेंगे, गूगल पे डालेंगे टॉप 3 क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तो 3 नाम देगा। वो 3 नाम जो आपको देगा उसी टाइम पे अगर मैं टाइप करूंगा तो मेरे को भी देगा, उसी टाइम पे ए को भी मिलेगा, बी को भी, मतलब हर आदमी जो गूगल करेगा उस टाइम पे उसको एक ही आंसर मिलेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि हाँ आइडेंटिफिएबल है, हम कंफर्म है कि यही 3 प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में यही 3 प्लेयर्स टॉप रैंकिंग में चल रहे हैं, इसलिए हमारे पास आंसर है देने के लिए, और सबके पास एक जैसा आंसर है, इसलिए ये सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन द इंडिया, हमको पता है कौन कौन सी रिवर्स होती है इंडिया में, तो ये सेट है, क्योंकि ये रिवर्स है। ऐसा नहीं होगा कि गर्मी आई एक दिन में सूख गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिवर्स मतलब हाँ, उनका एक अपना वजूद है। आप रिवर्स ऑफ इंडिया डालेंगे तो जो रिवर्स है इंडिया से जा रही है उनके सारे नाम आपके पास आ जाएंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल दी बोरवेल्स इन इंडिया, बिल्कुल ये सेट नहीं है। क्यों? मान लीजिए आप और हम दोनों निकल चले कि पता करते हैं कि कितने बोरवेल्स हैं इंडिया में। अभी हम कुछ महीनों बाद दूसरी जगह पहुंचे तो पता चला पहली जगह में किसी ने अपना बोर बंद कर दिया और किसी और ने और बोर खोल लिया। मतलब ये बोर ऐसी चीज है जो आए दिन बंद भी होती रहती है और नई नई आती भी रहती, तो हम कंफर्मली आंसर नहीं दे पाएंगे कि कितने बोरवेल्स हैं इंडिया में, तो ये सेट नहीं है। 5th नंबर का पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल दी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, हमको अभी तक नहीं पता कि टोटल कितनी स्पीशीज हैं एनिमल्स की, क्योंकि हमने सारा कुछ डिस्कवर नहीं किया अभी तक, इसलिए दिस इज नॉट द सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, यस इट्स अ सेट। व्हाई? बिकॉज हमको पता है कि कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। भले ये इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे लेकिन हमको पता रहेगा कि हाँ ये नंबर आएगा, ये नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ये एक सेट है। वैसे ही सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए m की यहाँ पे हमको 2 वैल्यूज मिलेंगी और वही 2 वैल्यूज बस मिलेंगी, इसलिए हम श्योर हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और अगर हम सही सॉल्व करेंगे तो सबका एक जैसा आंसर आएगा, इसलिए यस इट्स अ सेट। तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट वाला सेट नहीं है, 4th वाला सेट नहीं है, 5th वाला भी सेट नहीं है, बाकी सारे कलेक्शन सेट के अंदर आएंगे, सेट्स कहलाएंगे। तो आई होप आपको इससे एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि सेट का मतलब क्या होता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे ध्यान देने लायक है। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो या मेंबर्स बोलो, ये एक ही बात है। हमने इसके पहले देखा था कि मेंबर्स क्या होते हैं किसी सेट के, वो ऑब्जेक्ट्स जो सेट के अंदर आ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के, उस सेट के मेंबर्स कहलाते हैं। मेंबर्स का ही दूसरा नाम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, ये सारे सिनोनिमस टर्म्स हैं। जनरली हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक ABCD एंड सो ऑन, और जो मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर हम उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो पेटेंट है। पेटेंट है इन द सेंस ये ऐसी चीजें हैं जो पूरे मैथ्स में बदलेंगी नहीं। से फॉर एन एग्जांपल,
मान लीजिए अगर आपने आज एक फैक्ट्री बनाई मोबाइल की, आपने उस मोबाइल ब्रांड का नाम रख दिया सैमसंग, तो अगले ही दिन आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आपके ऊपर केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने नाम रखा है सैमसंग। सैमसंग जो नाम है वो पेटेंट है। सैमसंग जिनकी कंपनी है उन्होंने ये नाम अपने लिए पेटेंट करा रखा है। आप या मैं, इस दुनिया में कोई भी अब दोबारा सैमसंग नाम से फोन नहीं बना सकता। बस ठीक उसी तरीके से यहां पर भी सेट्स पेटेंट हैं। जैसे देखिए एन अगर आ गया, कैपिटल एन, उसका मतलब है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये हमेशा नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेंगे पूरे मैथ्स में। वैसे जेड या आई इंटीजर्स को, क्यू ऑल रैशनल नंबर्स, टी ऑल इरेशनल नंबर्स, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्यू प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पी सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो ये कुछ ऐसे पेटेंट है या यू कह लो, ये सेट डिफाइंड है, ये चेंज नहीं होंगे। तो कभी भी मैं आर कहूंगा मतलब मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं। आगे हमको इसका बहुत ज्यादा यूज करना है, इसलिए अभी से हमको इस पर ध्यान देना जरूरी है। अगली चीज आती है कि ये ग्रीक सिंबल एप्सिलन यहाँ क्या कर रहा है, इसका क्या काम है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझते हैं। मान लीजिए ए एक एलिमेंट है सेट बी का। आई होप अगर मैं स्मॉल ए बोल रहा हूं मतलब एलिमेंट की बात कर रहा हूं, कैपिटल बी बोल रहा हूं मतलब मैं सेट की बात कर रहा हूं। तो ए एक सेट एलिमेंट है एक सेट बी का। अब इतना बड़ा मैं बार बार मैथ्स में नहीं लिखना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, कुछ मैथमेटिकल टर्म इसके लिए यूज करने की कोशिश करूंगा। तो मैं देखिए यहां पे ये लिख सकता हूं कि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, क्योंकि ए क्या है, सेट बी का एलिमेंट है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है सेट बी को। ये भी स्टिल बहुत बड़ा है, इसको और शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, ए एप्सिलन बी लिख दिया। इसका मतलब एप्सिलन किस लिए यूज हो रहा है, बिलोंग्स टू के बदले यूज हो रहा है। तो ए बिलोंग्स टू सेट बी इतना बड़ा लिखने से बेटर मैं ए एप्सिलन बी लिख दूंगा। तो एप्सिलन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, तो ए बिलोंग्स टू बी। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए सी एक एलिमेंट है और वो सेट बी को बिलोंग नहीं करता, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलन का साइन बना के, ऐसे साइन बना के ऐसे कट कर दूंगा। तो ये किसका साइन है, नॉट बिलोंग्स का। तो अगर ए यहां पर सी आएगा, यहां पे सी आएगा, ठीक है ना, सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, तो सी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ऐसा लिखूंगा। और क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए डी एक सेट है सारे इवन नंबर्स का। डी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब इवन नंबर्स होंगे। तो आप देखिए 16 तो डी को बिलोंग करेगा, बट 5 डी को बिलोंग नहीं करेगा, और उसको मैं ऐसे साइन से डिनोट करूंगा। अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में, कि सेट्स के बारे में तो जान लिया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और कुछ उसके टर्म्स कंडीशंस भी हमने देखी। अब हम देखेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए सेट के लिए दो तरीके होते हैं, एग्जैक्टली दो वेज होते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए समझते हैं ये क्या होते हैं। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, रोस्टर का नाम टैबुलर भी है। टैबुलर मतलब टेबल, टेबल में चीजें हम लिख देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स एक सेट के होते हैं अगर हमको उनको रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना है तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगा लगा के ब्रेसेस के अंदर वो एलिमेंट्स लिख देते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, जिनका नाम ब्रेसेस है उनके अंदर वो एलिमेंट्स कॉमा कॉमा लगा के लिख देते हैं। जहां ब्रेसेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल। एग्जाम्पल देखिए, ए एक सेट है नेचुरल नंबर्स का जो 12 को डिवाइड करते हो, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या लिखूंगा। अच्छा, यहां पे एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना तो ये रोस्टर है ना ही ये सेट बिल्डर है। तो ये क्या है, ये आप सिर्फ ए के बारे में बता रहे हैं कि भाई एक सेट है और वो सेट ऐसा है। ठीक है, आप सिर्फ सेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन देखिए पहला हम देखने जा रहे हैं जो कि है रोस्टर फॉर्म ऑफ ए। देखिए 1 2 3 4 6 और 12 ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं, इसलिए ये सारे ए के एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। तो इनको रोस्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करूंगा, मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और कॉमा लगा के सबको लिख दूंगा। अब कुछ पॉइंट्स हमको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। पहली चीज, जो एलिमेंट्स आप लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में उनको
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक एलिमेंट पहली बार लिखे, या फिर आप ये समझिए कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने 1 से शुरुआत किया था, 1 2 3 4 6 12 लिखा था, मैं उसको 12 6 4 3 1 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये देखिए, ए को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 12 लिखा था, इसको मैं 3 1 4 2 6 12 या 3 2 1 4 6 12 भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, मैटर नहीं करता ऑर्डर। दूसरी बात, हमको एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने हैं। कैसे? मान लीजिए मेरे को एक सेट बनाना है, किनका? स्कूल में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं ना, उन सब का एक सेट बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ओ डबल बार आ रहा है, लेकिन मैं जब सेट बनाऊंगा तो मैं ओ एक ही बार लिखूंगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा एलिमेंट्स, रिपीट नहीं किए जाते एलिमेंट्स। तो वो तो था रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। अब हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको क्या करना पड़ता है? एक रूल देना पड़ता है, और रूल ऐसा देना पड़ता है कि उसमें वही एलिमेंट्स आए जिनकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए, पहले मैं आपको थियोरेटिकल समझाता हूं, फिर मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। 100% आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी। पहले समझ लीजिए, पहला काम क्या है हमको समझना है। हमको एक रूल निकालना है जिसमें वो जो हम जिस चीज को हम जिन एलिमेंट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं, उनके लिए एक रूल फॉर्म करना है ताकि वही एलिमेंट्स आए। और जो मेंबर्स होंगे उनको उनकी कॉमन प्रॉपर्टी के टर्म्स में डिफाइन करना। जो रूल्स हम बनाएंगे या जो रूल हम बनाएंगे वो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को देखते हुए बनाएंगे। और हम ऐसा रूल ऐसा बनाएंगे कि बाहर का कोई भी और एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं आएगा, उस रूल के अंदर नहीं आएगा। और इनको भी हम ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पहले हम रूल्स समझ लेते हैं। क्या करना है अपन को? जो भी एलिमेंट्स होंगे जिनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, उन सभी एलिमेंट का हम नाम देंगे एक्स। हम एक्स की जगह वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, बट हम जनरली यूज करते हैं एक्स। तो जो भी एलिमेंट जिस भी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, पहले तो मैं उनको मान लूंगा कि वो सब एक्स है। उसके बाद कोलन का साइन लगाऊंगा, ठीक है? ब्रेसेस लगाया, एक्स लिखा, कोलन का साइन लगाया। उसके बाद जो रूल की मैं बात कर रहा था ना, कि जो मुझे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या जो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है उसमें एक रूल बनाना है, वो रूल लिख दूंगा ब्रेसेस के अंदर और ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक सेट है वी, ए ई आई ओ यू। अभी ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे पता चला? ब्रेसेस भी है, कॉमा लगा के मैंने सारे एलिमेंट्स ऐसे लिस्टेड कर दिए यहाँ पे, तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, इट्स अ टैबुलर या रोस्टर फॉर्म। नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस टैबुलर और रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, पहले तो मैं इनको समझ लूं, पहले मुझे इनको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी ये पोजेस कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है ये ए ई आई ओ यू, कॉमन प्रॉपर्टी क्या निकल के आई कि ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंग्लिश अल्फाबेट है उनमें वॉवेल्स हैं। ये सारे वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, और यही इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो अब मैं इनका सेट बिल्डर कैसे लिखूंगा? देखिए, सबसे पहले मैंने ब्रेसेस लगाए, फिर मैंने एक्स लिखा, फिर कोलन का साइन लगाया। इसका मतलब होता है, देखिए, ब्रेसेस का मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स, कोलन मतलब सच दैट एक्स कुछ ऐसा है कि एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये वो कॉमन प्रॉपर्टी या वो रूल है जो मैंने यहां पे लिख दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाया? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाया। क्या किया मैंने? फिर से समझ लीजिए, पहले मैंने ब्रेसेस लगाए, फिर मैंने लिखा एक्स सच दैट, फिर मैं वो प्रॉपर्टी लिख दी जो प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, कुछ एग्जांपल्स अपन एनसीईआरटी के देख लेते हैं। यहाँ पे हमको सॉल्यूशन सेट लिखना है। इसका इक्वेशन हमको दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमको सबको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, हमको इसको ऐसे तोड़ना है। पहले तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में, जहां पे ए है 1, बी है 1 और सी है -2। अब हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ। मैं बी को B1 और B2 दो पार्ट में ऐसे तोड़ूंगा कि B1 प्लस B2 करूँ तो B मिले,
और B1 इंटू B2 करूं तो मुझे AC मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B चाहिए मतलब मेरे को 1 चाहिए और AC चाहिए मेरे को मतलब -2 इंटू 1 कितना -2 चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस करूं तो 1 आए और इंटू करूं तो -2 आए, तो वो दो नंबर है 2 और -1। ठीक है ना, आप देखिए ना 2 इंटू -1 करूंगा तो -2 मिल रहा है और 2 प्लस -1 कर रहा हूं तो 1 मिल रहा है। बस जैसे ही मैंने ऐसा कर लिया तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x को लिखूंगा 2x माइनस एक्स, मतलब यहां पर मैंने लिखा 2 - 1। ठीक है, फिर -2 कर दिया इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा, x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 यहाँ आया, -1 x प्लस 2 यहाँ आया। अब इनमें से भी x प्लस 2 कॉमन निकाल दिया तो बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू आ गई -2। x या तो 1 होगा या -2 होगा। तो ये दो सॉल्यूशन निकल के आए। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मेरे को सॉल्यूशन सेट बनाना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, इसका आंसर क्या आएगा, कर्ली ब्रेसेस 1 -2। ठीक है, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। मैं -2 और 1 भी लिख सकता था, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, अब ये देखिए, राइट द गिवन सेट ए इन रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो ए देखिए अभी ये मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, मेरे को देख के समझ में आ गया, ब्रेसेस लगे हुए हैं, एक्स दिया हुआ है, सच दैट मतलब कोलन का साइन है, मैं समझ गया कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब मेरे को पहले इसको समझना है, एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है जहां पे एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर तो 1 आया। ठीक है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। ये मेरे काम का नहीं है क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर ऐसा लेना है जो 40 से कम आए। तो यहां पर आंसर क्या आएगा इसका, रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। और इंटीजर्स हैं इसलिए पॉइंट में या फ्रैक्शन में तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये है आपका आंसर, आंसर इन द सेंस इसका रोस्टर फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट द सेट ए। ये अपने को सेट दिया हुआ है, देखिए ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। पहले वही काम करेंगे, यहां पे मैंने लिखा एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट। अब मेरे को इसको समझना है ये है क्या। ये देखिए ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर, ये मतलब ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स और उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज। ये भी एक तरीका हो सकता है, या देखिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ये फॉर्म कितना अच्छा लग रहा है। ये मैं आपको नया सिखाना चाहता था, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है ना, और n का मतलब तो हमको पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कहते हैं। तो ये भी एक फॉर्म हो सकता है, ये भी एक फॉर्म हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म। जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से सेट बिल्डर से डिनोट कर सकता हूं, उसके कई और पैटर्न हो सकते हैं जिनमें से एक पैटर्न मैंने आपको बताया। तो ये तो था थर्ड वाले का आंसर। अब देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगेन आप क्या करना है, मतलब आपको पहले ये रूल बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये किस हिसाब से दिए हुए हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। 1/2, देखो 1/1 + 1, फिर इधर क्या है 2/2 + 1, तो वैसे ही 3/3 + 1 करते करते क्या ये ऐसा ही है n/n + 1। तो ये हमको रूल समझ में आ गया कि जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है, या यूं बोलो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो अगले का न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर अगले का न्यूमरेटर। देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n/n + 1।
या आप n की जगह y भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y अपॉन y प्लस 1, ये तो रूल है। अब y क्या है, लेस देन 7 है, ठीक है, 7 से कम है। और यहां पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, फॉर ऑल y लेस देन 7 एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये देखिए डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। मैंने आपको बताया था कि रूल्स ऐसे बनाने हैं कि बाहर का और कोई एलिमेंट ना आ पाए। अब देखिए y लेस देन 7 है, मतलब y आप 1 2 3 4 5 और 6 ही रख सकते हैं। तो जैसे ही आप रखेंगे तो आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 मिलेगा। मतलब इसका ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। आराम से ध्यान से समझिएगा, कहीं पे डाउट होने पर वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब देखिए मैच द फॉलोइंग। अब इसमें देखिए हमको मैच करना है, ठीक है। एक जगह लेफ्ट साइड में मुझे सेट बिल्ड रोस्टर या टैबुलर फॉर्म दिया हुआ है और इस तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। देखिए प्रिंसिपल, ये तो मुझे ये दिख रहा है कि इसका डी आएगा, x such that x is a letter of the word principal। और ये देखिए जीरो क्या है, ये इसको मैच करेगा। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 अगर 1 है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, इंटीजर होना चाहिए तो 0 आएगा। ये देखो ये इसका दिख रहा है a का, क्यों? क्योंकि x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। 18 के डिवाइजर कौन है, 1 2 3 6 9 और 18। तो बचा कौन, ये x such that x is an integer and x square minus 9 is equal to 3। तो यहां से क्या होता, x square is equal to 9 आता तो x क्या आता, प्लस माइनस 3 आता, तो ये आ गया। तो यहां से फिर मेरे को आंसर मिल गया, 1 का मिला है d, 2 का मिला है c, 3 का मिला है a और 4 का मिला है b। तो ये मैच द फॉलोइंग के आंसर थे। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा एक बेसिक आइडिया कि सेट क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। दो ही तरीकों से होता है, सेट बिल्डर और एक टैबुलर या रोस्टर। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप एक बार अच्छे से रिवीजन करिए और नोट्स बनाते चलिए। आपको किसी बुक को रिफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेसिक के लिए। बहुत अच्छे से मैं सारे कंसेप्ट्स वीडियो बाय वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले सेशन में।